ये कहानी एक आम इंसान से शुरू होती है जिसकी जिंदगी रोज के सफर, काम और घर तक ही सीमित है। अंदर से वो कुछ अलग, कुछ नया जीना चाहता है। तभी एक रहस्यमयी अस्तित्व उससे मिलता है जो खुद को स्पेस मैनेजर गॉड जैसा प्राणी बताता है। वो उसे बताता है कि प्लैनेट मेडियस बार बार नष्ट हो चुका है और अब वो इस दुनिया को बदलने के लिए एक छोटी सी बूंद भेजना चाहता है, और वही बूंद ये इंसान बने। मुख्य किरदार को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है और उसे कई स्पेशल पावर्स मिलती है। मैक्स लेवल मैजिक, सर्च स्कैनेबिलिटी, ग्लोबल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मैजिक बैग, अलग अलग रेजिस्टेंसेस। नई दुनिया में वो एक मटेरियल गैदरर्स ढूंढता, स्कैन करता और बेचकर पैसा कमाता है। इसी दौरान उसे एक बड़ा काम मिलता है। इस सफर में वो खतरनाक जंगलों, अजीब जगहों और पुराने खंडहरों से गुजरता है। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे एसएस रैंक का पवित्र पानी मिलता है जिसमें एंशिएंट ड्रैगन मैजिक होता है। यही उसकी मुलाकात होती है एक एंशिएंट ड्रैगन, वाल्दीस। ड्रैगन समझ जाता है कि इस इंसान के अंदर असाधारण मात्रा में मना और प्योरिटी है। ड्रैगन उससे मदद मांगता है अपने अंडे को हैच कराने के लिए। मुख्य किरदार अपनी मैजिक से अंडे को गर्म करता है और ड्रैगन का बच्चा जन्म लेता है। ड्रैगन अपने बच्चे को उसी इंसान के हवाले कर देता है क्योंकि वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। बच्चे का नाम रखा जाता है बी ब्लैक, जहां इंसान और ड्रैगन साथ मिलकर इस विशाल दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। कहानी का मुख्य किरदार और उसका छोटा ड्रैगन साथी बी आखिरकार अंडरग्राउंड से बाहर की दुनिया में आते हैं। बाहर की दुनिया बी के लिए पहली बार है, इसलिए रात में जंगल पार करना खतरे से भरा लगता है। भूख लगने के कारण वे वहीं कैंप करने का फैसला करते हैं। किरदार को पता चलता है कि उसका आइटम बॉक्स अंडरग्राउंड मैजिक एलिमेंट वाटर लेक से जुड़ा हुआ है, जिससे मैजिक वाटर की अनलिमिटेड सप्लाई मिल रही है। ये पानी पीने से बी की ग्रोथ भी तेज हो रही है। इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार मैजिक स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हीटिंग इफेक्ट की मदद से वो खुद मैजिक स्टोन्स बना लेता है। इसके बाद वे खाना बनाते हैं जो साधारण मीट स्टू होते हुए भी बेहद स्वादिष्ट लगता है। अगली सुबह वही जंगल डरावना नहीं लगता, जिससे उसे एहसास होता है कि ये शायद एक मैजिकल फॉरेस्ट है। वो रैंक सी मटेरियल्स इकट्ठा करने निकलता है और मॉन्स्टर से लड़ता है। अपनी अलग अलग पावर्स, शील्ड, स्पीड, बॉडी हार्डनिंग और रिडक्शन का इस्तेमाल कर वो आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा देता है और मीट व मटेरियल्स कलेक्ट करता है। लेकिन जब मॉन्स्टर्स ज्यादा हो जाते हैं तो बी उसे उड़ाकर सुरक्षित जगह पर वापस ले आता है। किरदार बी को धन्यवाद देता है और उसे इंसानों को संभल कर उड़ाने की हिदायत भी देता है। रास्ते में उन्हें इट्रासिल फ्रांच नाम की एक रहस्यमयी चीज मिलती है जिसे बी अपनी मैजिक सांस से एक्टिवेट कर देता है। किरदार कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो खुद को जादूगर नहीं बल्कि गैदरर मानता है। आगे जंगल में उन्हें एक भूखी एल्फ लड़की मिलती है जिसे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला होता। वो उसे पानी और खाना देता है। एल्फ थोड़ी अजीब हरकतें करती है, बदबू को लेकर ताना मारती है और चली जाती है। इसके बाद वे जंगल से बाहर निकलते हैं और तोरमी विलेज जा रहे एक परिवार से मिलते हैं। परिवार उन्हें अपने कैरिज में बैठा लेता है। उनके पास एक मैजिक बेल होती है जो बुरे लोगों को पहचान सकती है। बच्चे बी को देखकर बहुत खुश होते हैं और जानते हैं कि वो एक ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है। रात में सब मिलकर डिनर करते हैं। किरदार अपने आइटम बॉक्स से स्वादिष्ट खाना बनाता है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है क्योंकि वे लंबे समय से सिर्फ सूखा खाना खा रहे थे। बच्चों की खुशी और साथ बैठकर खाना खाने से किरदार को इस नई दुनिया में पहली बार घर जैसा एहसास होता है। कहानी एक शांत, खुश और भावनात्मक माहौल में खत्म होती है, जहां वो महसूस करता है कि वो दिल से मुस्कुरा रहा है। स्टार्ट होती है जहां एमसी अपने टूल्स शार्पन करता है, जो दिखाता है कि मटेरियल गैदरर बनना अब उसका सीरियस प्रोफेशन है। 5 दिन और 3 रात का चार्ट उसकी आने वाली जर्नी का प्लान बताता है और ब्रेकफास्ट के बाद निकलने का डिसीजन होता है। एमसी के साथ उसका क्यूट ड्रैगन कंपेनियन कमोन है, जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखती है। गांव वाले उससे काफी अटैच्ड हैं। पोलैंड का विंटर के बाद वापस आना स्प्रिंग का साइन होता है और उसका एमसी के खाने पर रो पड़ना गांव की मुश्किल जिंदगी दिखाता है। एमसी खुद को लकी मानता है क्योंकि उसे मटेरियल्स आसानी से मिल जाते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एमसी मिथ्रिल मैजिक ओर लाता है, एक लेजेंडरी और बहुत पावरफुल आइटम। जेरोम उसे समझाता है कि ये कितनी रेयर चीज है और एमसी को बेलकाइम जाने की सलाह देता है, जहां एडवेंचर गिल्ड और नॉलेज दोनों मिलती हैं। जाने से पहले एमसी गांव के लिए एक मैजिक बैरियर आइटम बनाता है जो पूरे गांव को प्रोटेक्ट करेगा। ये उसकी काइंडनेस और ग्रैटिट्यूड दिखाता है। बेलकाइम जाते हुए एमसी मॉम ब्लैंक क्रैब को इजीली हराकर कुक करता है,
जो उसकी कॉम्बैट और सर्वाइवल स्किल्स शो करता है। बेलकाइम एक बड़ी सिटी ऑफ कॉमर्स है जहां इंस्पेक्शन के बाद एमसी एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर होता है। टेस्ट के रिजल्ट में वो ब्लू सेफ जोन पाया जाता है। आखिर में एमसी एफ रैंक एडवेंचरर बन जाता है और यहीं से उसकी नई एडवेंचर फील्ड लाइफ शुरू होती है। एपिसोड की शुरुआत एक हैवी और इमोशनल मोमेंट से होती है। तकेरू एक डेड एडवेंचरर की बॉडी के बारे में विलेज वालों को बताता है। उसकी आवाज बिल्कुल शांत है, जैसे वो इस तरह की मौत देखने का आदत डाल चुका हो। विलेज वाले बताते हैं कि नालायन हमेशा केयरलेस रहता था और इस बार अपने पिता के इलाज के लिए क्वेस्ट पर गया था, लेकिन जिंदा वापस नहीं आ सका। यही तकेरू के कैरेक्टर की डेप्थ सामने आती है। वो सिर्फ बॉडी रिपोर्ट करके नहीं चला जाता, बल्कि डिसीज्ड का सामान भी उसके परिवार को लौटा देता है। सीन के एंड में तकेरू एक सटल हिंट देता है कि वो सिर्फ इतना ही करने नहीं आया। उसे लगता है कि वो और भी मदद कर सकता है। ये मोमेंट क्लियरली दिखाता है कि तकेरू एक इमोशनली मैच्योर एमसी है जो इस दुनिया के दर्द को इग्नोर नहीं करता। इसके बाद मूड थोड़ा लाइट होता है जब हम गिल्ड शिफ्ट करते हैं। रिसेप्शन पर आरियाना तकेरू के लाए हुए मटेरियल्स देखकर हैरान रह जाती है। रेयर और मैसिव मशरूम्स देखकर ये क्लियर हो जाता है तकेरू अपने काम में एक्सेप्शनली स्किल्ड है, चाहे उसकी रैंक अभी भी लो हो। क्लाइंट्स खुद रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ तकेरू के साथ ही काम करना चाहते हैं। फिर भी तकेरू ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता और लिमिटेड रिक्वेस्ट्स ही एक्सेप्ट करता है। इस सीन का मैं पर्पस ये दिखाना है कि तकेरू लो प्रोफाइल रहना चाहता है, फेम और ओवरलोड से दूर। उसके बाद एक काम स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट आता है। पब्लिक बात में तकेरू रिफ्लेक्ट करता है कि बेलखाइम आए हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं और अब उसे एक प्रॉपर रूटीन मिल गया है। रोज का काम और शाम को सुकून, यही उसकी आइडियल लाइफ है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट थीम एस्टैब्लिश होती है, पीसफुल लाइफ। तकेरू के लिए लग्जरी, पावर या रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एनिमे लॉजिक के हिसाब से ऐसी शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। क्ले और तकेरू के बीच एक कैजुअल सी कॉन्वर्सेशन होती है जो एक्चुअली फ्यूचर के लिए फोरशैडोइंग का काम करती है। क्ले अपने पुराने जख्मों का जिक्र करता है जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी है। यहीं पे तकेरू के हीलिंग मैजिक का मेंशन आता है और यह भी क्लियर होता है कि वो पैसे के लिए हील नहीं करता। क्ले का हंसना और रिलैक्स टोन बाद में आने वाली ट्रेजेडी के कॉन्ट्रास्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब गिल्ड में केओस फैल जाता है। गॉब्लिन अटैक अनाउंस होता है। हाई रैंक एडवेंचरर्स, हीलर्स और डॉक्टर्स सबको फ्रंटलाइन पर बुलाया जाता है। तकेरू नेचुरली साइड रहना चाहता है क्योंकि वो रैंक एफ है और उसका बैटल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन डेस्टिनी के प्लान्स कुछ और ही होते हैं और उसे जबरदस्ती मिशन में शामिल कर लिया जाता है। ये मोमेंट एमसी के लिए एक क्लियर ट्रांजिशन है, पीसफुल लाइफ से सीधा बैटलफील्ड तक। फ्रंट लाइन पर म्यूजली का ब्रेकडाउन दिखाया जाता है। वो रो रही होती है, को झूठ बोल रही होती है कि वो नहीं डर रही। यही तकेरू का डायलॉग एपिसोड का इमोशनल हाईलाइट बन जाता है। वो कहता है कि डर लगना गलत नहीं होता, बैटल में लोग घायल होते हैं, मारते हैं, और डर ही वो चीज है जो हमें लड़ना सिखाता है। इस स्पीच से म्यूजली को हिम्मत मिलती है और ऑडियंस को भी। यहाँ तकेरू सिर्फ हीलर नहीं बल्कि एक लीडर के रूप में उभर कर आता है। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब एक हाई रैंक मॉन्स्टर एंटर करता है, गॉब्लिन सर्जेंट। ये मॉन्स्टर फ्रंटलाइन तोड़ देता है। क्ले सीरियसली इंजर्ड हो चुका होता है और अपनी जान को सेकेंडरी मान लेता है। यहीं तकेरू एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो क्ले से पूछता है कि उसकी पीठ का जख्म उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब क्ले कहता है कि वो सिर्फ एक बेवकूफी का निशान है, तकेरू बिना झिझक उस जख्म को पूरी तरह हील कर देता है। इस हीलिंग के साथ ही कुछ और अवेकन होता है, एक ड्रैगन टाइप पावर। क्ले शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे अपने अंदर एबनॉर्मल स्ट्रेंथ महसूस होती है। ये रिवील करता है कि टकेरू का मैजिक नॉर्मल हीलिंग से कहीं ज्यादा डेंजरस और स्पेशल है। बैटल के बाद क्ले फाइनली सवाल करता है, तुम हो कौन? टकेरू गहरी सांस लेकर सच बोल देता है। वो कहता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है और वो एक बार मर चुका है। एक पल के लिए खामोशी छा जाती है, लेकिन क्ले शॉक होने के बजाय शांत रहता है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी टकेरू की वजह से बची होती है। सीन का एंड एक सॉफ्ट एक्सेप्टेंस के साथ होता है, जहां डाउट की जगह ट्रस्ट ले लेता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब ताकिरू, जो एक स्किल्ड मटेरियल गैदरर है, एक शॉप में आता है। उसका गोल सिंपल है, मटेरियल हेयर वेस्टिंग के लिए एक परफेक्ट सीजर्स ढूंढना, क्योंकि एक गैदरर के लिए सीजर्स स्वॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है। ताकिरू पूछता है कि आप लोग मटेरियल हेयर वेस्टिंग में यूज होने वाली सीजर सेल करते हो? शॉप में काम कर रही लड़की रिप बताती है कि उनके पास ऐसा सीजर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ताकेरो को ध्यान से देखती है, उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं है। रिप कहती है, रुको, क्या तुम वही फेमस मटेरियल गैदरर हो? ताकेरो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिससे रिप का डाउट कंफर्म हो जाता है। मार्केट में ताकेरो का नाम ऑलरेडी चल रहा होता है, इसलिए रिप थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। ताकेरो उसका अपना नाम बताता है,
मेरा नाम ताकिरू है। रिप बताती है कि उसका बॉस मास्टर गिरेतोस एक बहुत ही मशहूर और एक्सपीरियंस्ड ब्लैकस्मिथ है। अगर ताकिरू उनके लिए रेयर मटेरियल्स ला सके तो वो शायद उसके लिए कस्टम मेड सीजर्स बना दे। रिप ताकिरू को अपने बॉस से मिलवाने ले जाती है। यहाँ पर एंट्री होती है मास्टर गिरेतोस की, जो नेचर से काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस इंसान है। गिरेतोस कहता है, तुम वही लड़की हो जिसने थोड़े ही टाइम में काफी नाम कमा लिया है। रिप सजेस्ट करती है कि अगर इदरा ऑर्ड्स मिल जाए तो कंपटीशन के लिए बेस्ट क्वालिटी स्वॉर्ड बन सकती है, लेकिन गिरतोस तुरंत मना कर देता है क्योंकि उन्हें रिवाई माइन के डेंजर्स के बारे में पूरा आइडिया होता है। गिरतोस कहता है, इदरा ऑर्ड सिर्फ रिवाई माइन जैसी डेंजरस जगह पर मिलती है, कोई समझदार गैदरर वहां जाने का रिस्क नहीं लेता। यहाँ रिप और गिरतोस के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। गिरतोस क्लियरली बताता है कि सिर्फ वेपन बनाने के लिए किसी यंग लड़के की जान को रिस्क में डालना गलत है। गिरतोस कहता है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिद की वजह से कोई अपनी जान गंवा दे। रिप इमोशनल हो जाती है और ताकिरो पूरी बात शांत रहकर सुनता है। फिर वो खुद आगे बढ़कर एक क्लियर प्रपोजल रखता है। ताकिरो कहता है, अगर मैं रिवाई माइन जाकर इदरा ऑर्ड्स ले आऊं तो क्या आप मेरे लिए एक्सक्लूसिव सीजर्स बना देंगे? गिरतोस इस बात से शौक हो जाते हैं। वो बताते हैं कि रिवाई माइन इतनी डेंजरस जगह है कि जहां बी रैंक एडवेंचर्स भी जाने से डरते हैं। ताकिरो कहता है, मैंने पहले भी ऐसे मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ, इसलिए ये काम मुझे ही करने दीजिए। इसी मूवमेंट से ताकिरो का मिशन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। वो रिवाई माइन की तरफ निकल पड़ता है जो आविला विलेज के आगे और वॉदरफ रीफ के कंट्रोल में आता है। रास्ते में दो लोग वर्ल्ड के डिस्टरबेंस, पॉइजनस प्लांट्स के सूख जाने और फॉरेस्ट का अनस्टेबल होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। ताकिरो जो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, फिर वो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ होगा। जर्नी के दौरान ताकिरो एक एल्फ की मदद करता है। बाद में पता चलता है कि उस एल्फ का नाम वेलवेरिया ब्रोलाइट है। एल्फ्स अपने रूल्स फॉलो करते हैं और किसी के एहसान को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। ब्रोलाइट बोलती है, एल्फ्स कभी भी किसी के एहसान का बदला अधूरा नहीं छोड़ते, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी। इस तरह ताकिरो को एक स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस एली मिल जाती है। दोनों मिलकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और वॉदरफ यानी ड्रॉस के अंडरग्राउंड सिटी पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है क्लेस्टर से, जो डार्क सिटी का लेजेंडरी हीरो रह चुका होता है और किंग के काफी क्लोज होता है। किंग जोरवादीन खुद ताकिरो की रिक्वेस्ट सुनते हैं। किंग जोरवादीन बोलते हैं, रिवाई माइन में डीमंस बढ़ गए हैं, तुम लोग जाकर इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाओ। इस पॉइंट पर ताकिरो का सिंपल और कलेक्टिंग मिशन एक डेंजरस इन्वेस्टिगेशन मिशन में बदल जाता है। माइन के अंदर जाते ही अंधेरा और मैजिकल एनर्जी का प्रेशर फील होता है। ताकिरो अपने एबिलिटीज का यूज करता है, सर्च, मैपिंग और डेडिकेशन मैजिक। तभी वो डिस्कवर करता है कि ये सिर्फ इदरा ऑर्ड्स नहीं है, ये एक और भी ज्यादा रेयर और पावरफुल और होता है, एल्धरेथ वेन, जिसे ए रैंक मैजिक और माना जाता है। जैसे ही ये और एक्सपोज होता है, डीमंस अपेयर हो जाते हैं और सिचुएशन इंस्टेंटली हाई रिस्क बन जाती है। ताकिरो बोलता है, इनसे निपटना मेरे लिए लेफ्ट हैंड का गेम है। और जैसे ही वो डीमन सामने आते हैं, ताकिरो और बी के मुंह में पानी आने लगता है। अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि जो मॉन्स्टर सामने आया है वो ताकिरो और बी का फेवरेट फूड है। यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड आते ही फर्स्ट इधर ही मिलेगा।